हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। हम लास्ट कुछ क्लासेस कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे। इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिकेबल डिजीज बोले तो सार्स। इस डिजीज के अंतर्गत ही एक बहुत भयानक डिजीज भी आती है जिसका नाम है कोरोना। पूरी की पूरी 2020 का जो साल था, पूरा ईयर था, इसी बीमारी की चपेट में आया था। इसमें आने वाले बहुत सारे रिसेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बोले तो कोरोना और सार्स दोनों का पूरा हिस्ट्री, क्या कब इसके पहले केस देखने को मिले, कौन सा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इनमें किया जाता है, इसके लिए कौन सी संस्था रिस्पॉन्सिबल है इन्हें नाम देने के लिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस डिजीज को। सबसे पहले तो इस बीमारी का नाम देखिएगा, नाम है सार्स। इसे अगर मैं एक्सपेंड करूं नाम को तो लिखा होगा, इसकी फुल फॉर्म अगर हम करना चाहें तो इसे हम बोलेंगे सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहने का मतलब है कि यह डिजीज किससे रिलेटेड होगी, तो आपका जवाब होगा कि यह डिजीज रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है इसकी फुल फॉर्म को लेकर। अगर आपने सीएचओ के एग्जाम से अगर मैं बात करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, इनसे रिलेटेड सवाल बनता है, बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो सार्स की फुल फॉर्म होती है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगर हम इस वायरस के बारे में बात करें, इस डिजीज के पर्टिकुलर में बात करूं, तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, कुछ एमसीक्यू हम बताना चाहेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले इन एमसीक्यू में पहला पॉइंट, यह डिजीज कैसी होती है। जैसे हम लगातार पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, ध्यान से देखिएगा, यह भी एक प्रकार की वायरल डिजीज ही होती है। यानी कि पहला पॉइंट, इट इज ए वायरल डिसऑर्डर। कैसी बीमारी है ये? वायरल डिसऑर्डर है। यानी कि ना तो ये प्रोटोजोआ से हो रहा है और ना ही बैक्टीरिया से। कैसा है यह? वायरल डिसऑर्डर है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका जो एजेंट है, जो कारक है, उसका नाम क्या होगा? याद रखना है, सार्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोरोना होता है। क्या है? कोरोना। तो कोरोना है, यह इस सार्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में हम इन डेप्थ में इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोरोना के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारी डिटेल हम अलग से पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू द कोरोना डिजीज। लेकिन सार्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसी कोरोना को माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसी सार्स के अंतर्गत इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहने वाला है। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, सार्स की बात कर रहा हूं। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ध्यान रखना है, 2 दिनों से लेकर 7 दिन इसके इंक्यूबेशन पीरियड के अंतर्गत माने जाते हैं। अगर यही बात हम कोरोना की करेंगे तो वहां 2 से लेकर 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर सार्स का इंक्यूबेशन पीरियड, कंफ्यूज नहीं होना, सार्स एक अलग चीज है, कोरोना अलग चीज है, दोनों में रिलेशन जरूर पाया गया है। अभी हिस्ट्री में हम बात भी करेंगे। तो याद रखना है, सार्स जो है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोरोना है, जिसमें रेस्पिरेटरी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें पेशेंट कंप्लेंट करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 7 दिन देखा गया है। अगर यही हम बात करें इसके अंतर्गत कि आपका जो यह सार्स है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, बोले तो यह डिजीज ट्रांसमिट कैसे होगी? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इसे हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रांसमिशन पहला और महत्वपूर्ण मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन की मैं बात करूं तो यह ड्रॉपलेट के द्वारा ही होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी है। तो ड्रॉपलेट्स के द्वारा
बोले तो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, कौन सी ट्रैक्ट? रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर सार्स हो रखा है, अगर उसने स्नीजिंग की, कफिंग की, उससे यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा इसका ट्रांसमिशन देखा जा सकता है और भी कुछ चीजों के द्वारा, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर आपका हो रहा है, या किसी फॉर्मेट के द्वारा आपका ट्रांसमिशन भी देखा जा सकता है। इसके अलावा सलाइवा के द्वारा इसका ट्रांसमिशन देखा जा सकता है। तो कुछ डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसमें यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकती है। सार्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को लेकर, क्या लक्षण इसमें दिखाई देंगे, तो इसके जो लक्षण हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं, उनमें मोस्टली हमें इन्फ्लुएंजा लाइक लक्षण दिखाई देते हैं। मोस्टली साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा, हमने पढ़ा है इन्फ्लुएंजा, उसी के समान इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें फ्लू लाइक लक्षण आते हैं। फ्लू यानी सर्दी बुखार, नॉर्मली फ्लू लाइक लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें फीवर हो सकता है, बहता हुआ नाक, बोले तो रनी नोज हो सकता है। इसके अलावा आपको सोर थ्रोट, गले में खराश, शोर थ्रोट देखने को मिल सकता है। क्या क्या मैंने बताया? फ्लू लाइक लक्षण, फीवर है, रनी नोज है, शोर थ्रोट है। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ये सारे के सारे वे लक्षण हैं जो रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंजा के समान से नजर आते हैं। यह हमें सार्स के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को लेकर कि इसमें पर्टिकुलर कौन सा टेस्ट हमें करना चाहिए इसे डायग्नोस करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने जितनी भी वायरल डिजीज पढ़ी हैं, बहुत सारी डिजीज हम पढ़ चुके हैं जो कम्युनिकेबल थी और वायरल थी। लगभग हर डिजीज में हम पीसीआर, बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन परफॉर्म करवा रहे हैं। वही पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसमें भी परफॉर्म होता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ध्यान रखना है कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, इसके लिए कोई दवाई पर्टिकुलरली नहीं बन पाई इसके लिए, केवल सिम्प्टोमेटिक इलाज ही इसका संभव है। और जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट में हम कुछ बुखार को ठीक करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स, एंटीपायरेटिक बोले तो पीसीएम, पैरासीटामोल, यह हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार ऑक्सीजन थेरेपी भी काम में ली जाती है जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंप्लेंट होती हैं रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। ये कुछ कॉमन बातें थी जो सार्स से रिलेटेड हैं, लेकिन सार्स पे बहुत ज्यादा सवाल आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें रिसेंटली 2020 और उसके बाद के जो क्वेश्चन बनेंगे वो ज्यादा कोरोना पर फोकस्ड होंगे, क्योंकि इसका लेटेस्ट वर्जन जो अवेलेबल है अभी वह कोरोना है। इसलिए बहुत ज्यादा फोकस इस पर करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है कि सार्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोरोना है, यह भी वायरल डिजीज है, लक्षण हुबहू समान मिलेंगे कोरोना के। केवल डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वह इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड होता है। कहने का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड इसका छोटा होता है, 2 से लेकर 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड केवल हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, सार्स में। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कोरोना से रिलेटेड, जो बेहद महत्वपूर्ण एक रिसेंडिंग ट्रेंड का टॉपिक है। बहुत सारे एमसीक्यू हम कह सकते हैं, लगभग 30 से अबव एमसीक्यू आपको इस पर देखने को मिलेंगे।
तो इसके अंदर हम इन डेप्थ में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं रिलेटेड टू द कोरोना। चलिए शुरू करते हैं। इस कोरोना के अंदर क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, तो और कैसे कैसे किस किस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसके वायरस पर बात करने वाले हैं। जैसे बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस बनता है, कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा है, पहला और इंपॉर्टेंट सवाल। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि वायरस के अंदर इसका नाम होगा। इसके अलावा दूसरा, इसका नाम कोरोना किसने दिया और कब दिया, क्या वायरस के द्वारा इसका नाम पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोरोना का कोरोना ही समझते हैं, लेकिन कोरोना का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोरोना नहीं है। कोरोना डिजीज का नाम है, वह भी कोविड-19 के जो है वह दिया गया है अकॉर्डिंग टू द WHO। ये सारे के सारे ऐसे सवाल है जो एग्जामिनर आपके सामने पुट कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोरोना को कह सकता हूं इट इज अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ सार्स। तो सबसे पहले तो मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं ताकि आपको एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सार्स क्या है और कोरोना क्या है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कोरोना की, कैसे ये आया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा यहां अवेलेबल हैं। अब आपको जो डेटा दिया जाएगा यहां, यह ऑथेंटिक डेटा है और इनमें बहुत सारे डेट्स आपको मिलने वाली हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वे वो सारी डेट्स हैं जो एग्जाम में आने की संभावनाएं रखती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम उसी सार्स की बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम बात करे थे अभी अर्लियर। सार्स बोले तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सबसे पहले यह 2003 में आया था। कब आया? 2003 में। ध्यान दीजिएगा, सार्स सबसे पहले कब आया था? जवाब होगा 2003 में। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, हिस्ट्री बता रहा हूं उसकी। सबसे पहले सार्स 2003 में आया। कहां आया? तो जवाब होगा चाइना में। कहां आया था? चाइना में। यही चाइना ही है, कोरोना की देन भी यही चाइना था, सार्स की देन। किसके द्वारा आया? याद रखना है, यह जो आया था सार्स, यह कैट के द्वारा ट्रांसफर होने वाली डिजीज थी, यानी बिल्ली से यह बीमारी फैली थी। और हम भीतर जाएं तो बिल्ली का नाम भी मैं बता देता हूं। सिवेट कैट का नाम था उस बिल्ली का, सिवेट कैट। उस बिल्ली का नाम था सिवेट कैट, जिस बिल्ली के द्वारा यह सार्स, जिसने आतंक फैलाया 2003 में, किसमें? चाइना के अंदर। किसके द्वारा ट्रांसफर होने वाली डिजीज थी, किससे यह बीमारी फैली थी? तो हम कहेंगे कैट के द्वारा। कैट का नाम मैंने बोला है सिवेट कैट के द्वारा। यह सार्स की हम बात कर रहे हैं, तो शुरू हुआ 2003 में। उसके बाद 2012 दूसरा वायरस इसी से रिलेटेड बोले तो मर्स। यह सार्स था, फिर आया मर्स, MERS। बेटा इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इनकी फुल फॉर्म पर सवाल आपसे पूछ सकता है। सार्स की फुल फॉर्म में बताया भी था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या नाम है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या नाम है इसका? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यही हम बात करें मर्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नाम क्या है इसकी फुल फॉर्म? एक्सटेंडेड रूप क्या है इसका? आपको बोलना है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या नाम है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बोले तो यह भी श्वसन तंत्र की ही बीमारी है। रेस्पिरेटरी लक्षण इसमें भी देखने को मिलेंगे। इसका प्रारंभ कब हुआ, यह कब आया? तो ध्यान रखना है, यह 2012 में आया था। कब आया? 2012। यह कब आया? 2003 में, और यह 2012 में। यह कहां स्टार्ट हुआ? तो आपको याद रखना है सऊदी अरेबिया में। यह चाइना में आया था, यह आया था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में, यानी सऊदी अरेबिया में यह आया। किससे फैला? यह
तो बताना है यह बिल्ली से नहीं फैला था, यह कैमल से, बोले तो ऊंट से फैला था। किससे? बाई कैमल। यह कैमल से ह्यूमन में आया था और यह किससे आया था? कैट से ह्यूमन में। क्लियर है? यानी कि ध्यान रखना है, दो चीजें मैंने बताई आपको। पहली चीज बताया कि आपका सार्स वायरस 2003 में आया, चाइना के अंतर्गत आया था, और यह जो आपका सार्स आया था, इस सार्स का ट्रांसमिशन किसके द्वारा हुआ? तो हमने बात किया है सार्स कैट से किस में फैला था? ह्यूमन में। जो बीमारियां जानवरों से मनुष्य में आती हैं उन्हें जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज। लेकिन जो बीमारियां जानवरों से मनुष्य में आती हैं और फिर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाती हैं, उन्हें एक अलग नाम से जाना जाता है। उन्हें हम बोलते हैं जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट। तो इन बीमारियों को बोला जाता है जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट के नाम से इन्हें जाना जाता है। दो स्ट्रियां, दो वायरसों की हमने बात की। एक मैंने बताया सार्स, एक बताया मर्स। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003 में चाइना में आया। किससे फैला? बिल्ली से। नाम बताओ? सीवेट कैट। किस सीवेट कैट से ट्रांसफर हुआ। दूसरा मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में आया। स्टार्ट कहां से? कहां आतंक फैलाया? सऊदी अरेबिया में। किससे? कैमल से यह ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ था। चलिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसी की हिस्ट्री में तीसरा पॉइंट। दो पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, पहला सार्स और दूसरा मर्स। तीसरा हम कोरोना के अंदर आ जाते हैं सीधा। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फर्स्ट केस ऑफ कोरोना, फर्स्ट केस ऑफ कोरोना इन वर्ल्ड। यह सवाल 2020 के नॉरसेट की एग्जाम में भी पूछा गया था। याद रखना है, फर्स्ट केस ऑफ कोरोना इन वर्ल्ड, संसार में कोरोना का पहला केस कहां, कब और किस जगह आया? तो ध्यान से सुनिएगा इसका जवाब। यह जो पहला केस था यह आया था, याद करने का एक तरीका भी, बहुत खतरनाक बीमारी है तो याद रखें, इसने खतरा पैदा किया तो 17 तारीख को यह आया। तो याद रखें 17 नवंबर 2019, 17 नवंबर 2019 को पहला केस रिपोर्ट हुआ। कहां पर? तो आपका जवाब होगा वुहान शहर में। कौन से शहर में? वुहान शहर। जो आपका वुहान शहर है, उस वुहान शहर में यह डिटेक्ट हुआ था। इसको बोला जाता है आपका वुहान सिटी। कहां है ये? तो आपका बोलना है हुबई प्रोविंस में, हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना सिटी। बोले तो चाइना के अंदर वुहान सिटी के हुबई प्रोविंस, हुबई प्रांत के अंदर वुहान सिटी में यह पहला केस वर्ल्ड में डिटेक्ट हुआ था। संसार का पहला केस कोरोना का 17 नवंबर 2019 को वुहान शहर के, जो वुहान शहर है वहां आया। कहां है वुहान शहर? हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना के अंदर स्थित है। यहां पहला केस डिटेक्ट हुआ किसका? आपका जो कोविड है, बोले तो कोरोना, जिसे हम कोविड-19 अभी कह रहे हैं, इस कोरोना की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पहला केस इंडिया में। तो ध्यान से देखिएगा, इंडिया की भी बात करने वाले हैं। फर्स्ट केस, 4th नंबर की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस इन इंडिया, भारत में पहला केस कोविड का, क्लियर, कोविड-19 का। तो आपको बताना है पहला केस इंडिया में आया था त्रिशूर सिटी ऑफ केरला। केरला के त्रिशूर शहर में यह आया था।
तारीख याद रखना है कब आया, झंडा फहराने के 4 दिन के बाद में। बोले तो 26 जनवरी को आपका झंडा दोहन, उसके कितने दिन बाद, बोले तो 4 दिन बाद। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, 4 दिन बाद का मतलब 30 जनवरी को यह आया था। इसने जनवरी में 30 जनवरी को भारत में भी दस्तक दी। 30 जनवरी 2020 में भारत में प्रवेश किया कोरोना ने। पहला केस वर्ल्ड में 19 में आया था, इसलिए इसका नाम कोविड-19 है। अभी बात करेंगे इसके नाम को लेकर। अगर हम बात करें फर्स्ट केस इन इंडिया तो त्रिशूर सिटी ऑफ केरला में आया 30 जनवरी 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट हिस्ट्री देखिएगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं 2 चीजों को लेकर, आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। एक चीज यह है कि इसका नाम कोविड-19 किसने और कब दिया, और दूसरा इसके वायरस का नाम यानी जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका नाम कब और किसने दिया। दोनों में डिफरेंस है, कोरोना अलग है और इसके वायरस का नाम अलग है। तो आइए इन दोनों पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं नाम बोल रहा हूं ऑफिशियली नेम ऑफ डिजीज। ऑफिशियल नेम याद रखना है बेटा, यह किसी भी डिजीज के बारे में आए, कोई भी डिजीज हो, डिजीज का यानी बीमारी का नामकरण कौन करता है, WHO। लेकिन किसी वायरस का नाम, किसी बैक्टीरिया का नाम WHO नहीं देता है। इसके लिए अलग से संस्थान है जो इसका नाम देता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टॉक्सोनोमी ऑन वायरस। यह एक संस्थान है जिसके द्वारा वायरस का नामकरण किया जाता है। वह संस्थान जो वायरस का नाम देने के लिए जिम्मेदार है वह WHO नहीं है। तो WHO ने इसके वायरस का नाम नहीं दिया है, इसके बीमारी का नाम WHO ने दिया था। याद रखना है। तो ऑफिशियली नेम ऑफ डिजीज, अब याद रखना है, यहां वायरस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां डिजीज की बात कर रहा हूं। तो किसने दिया पहला पॉइंट, तो बीमारी का नामकरण कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने दिया। क्या नाम दिया इस बीमारी का, तो आपको बोलना है नाम दिया इन्होंने कोविड-19। क्या नाम दिया, कोविड-19। चलो इसके नाम का ऑपरेशन करते हैं। CO का मतलब इन्होंने दिया कोरोना। क्या नाम दिया, कोरोना। VI का मतलब दिया वायरस, बोले तो कोरोना वायरस। D का मतलब दिया डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। और यह कब आई थी, 2019 में आई थी, इसलिए इसका नाम दे दिया 19। तो WHO ने यह नामकरण दिया कोविड-19। कोविड में CO वर्ड है कोरोना से, VI वर्ड है वायरस से, D वर्ड है डिजीज से, और 19 2019 में आया था। हमने बताया वर्ड में पहली बार यह 17 नवंबर 2019 को आया था, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा। चलिए आगे बात करते हैं कब दिया। तो देखो तारीख भी एक WHO भी जो तारीख या डेट हमें दिया है वो एक ऐसी डेट है ताकि आप भूलो नहीं। एक अच्छी डेट उन्होंने दी 11 तारीख। कौन सी तारीख, 11 तारीख। क्लियर है। 11 फरवरी को, 11 फरवरी 2020 को इसका नामकरण हुआ। WHO के द्वारा इस बीमारी का नामकरण किया गया। कब किया गया, 11 फरवरी 2020 को। यानी कि पहला केस इंडिया में आया उसके लगभग 11 दिन बाद ही, क्योंकि 30 तारीख को ही तो इंडिया में दस्तक कर दिया था, और 11 तारीख को 2020 में फरवरी माह में WHO ने इसका नामकरण कर दिया। नाम क्या दिया, कोविड-19। क्लियर है। डिजीज की बात यह हो रही है। अब बात कर लेते हैं वायरस के बारे में। वायरस का नाम क्या दिया और ऑफिशियली किसने दिया। तो ऑफिशियल नेम ऑफ वायरस, पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ऑफिशियल नेम ऑफ वायरस। इसके वायरस का ऑफिशियल नेम, तो इसका ऑफिशियल नेम था SARS-CoV-2। किसके द्वारा दिया गया, तो फिर WHO मत करना, क्योंकि WHO किसी भी वायरस का नाम करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो ऑथोराइज्ड नहीं है। किसने दिया, तो आपको बोलना है
इंटरनेशनल कमेटी, किसने दिया? इंटरनेशनल कमेटी। इसका नाम मैं पहले भी ले चुका हूं जब मैंने HIV वायरस का नाम बताया था। इसी ने HIV को भी नाम दिया था, क्योंकि HIV भी वायरल डिजीज है। HIV का नामकरण भी इसी ने किया था। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरस, यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरस के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। क्लियर है? तो याद रखना है, इसका नामकरण किसने किया? इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने इस वायरस का नाम किया। बीमारी का नामकरण किसने किया? WHO ने किया। चलिए बात करते हैं इसके बारे में एक और पॉइंट कि इसका जो नामकरण किया गया वह क्या था। तो इसका नाम क्या दिया वायरस का? उन्होंने नाम दिया सार्स कोव सेकंड वायरस। नाम क्या दिया? सार्स कोव सेकंड। सार्स वही है, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसीलिए मैंने कहा कि यह सार्स का एक लेटेस्ट वर्जन है, यानी सार्स पहले भी आ चुका है 2003 में और फिर दोबारा लौट कर आया है, इसलिए नाम दे दिया सार्स कोव सेकंड। पहले सार्स फर्स्ट था, अब सार्स सेकंड नाम दे दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा है सार्स कोव सेकंड वायरस। क्वेश्चन मिले आपको, बताओ विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना। आंसर कोरोना नहीं होगा, आंसर होगा सार्स कोव सेकंड वायरस। Which institute give the name of SARS-CoV-2? Your answer will be the International Committee on Taxonomy of Virus. इसने यह नाम दिया। तारीख दोनों की समान है, जिस दिन डिजीज का नाम पड़ा उसी दिन इसके वायरस का नाम भी डिक्लेयर कर दिया गया था। बोले तो वही 11 तारीख, वही फरवरी का माह और वही 2020। तो याद करने के लिए दो डेट एक साथ आपके सामने हैं, 11/2/2020। क्लियर है? क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए? सबसे पहले सार्स 2003 में, फिर मर्स 2012 में, फिर वर्ल्ड में पहला केस कोविड का वुहान शहर में चाइना में कब? तो 17 आपका 11 बोले तो नवंबर 2019 में। फिर इंडिया में पहला केस कब? तो 30 जनवरी 2020 को इंडिया का पहला केस। फिर हमने बात किया इस बीमारी जो आपकी आई है इसके वायरस और डिजीज का नामकरण, दोनों नामकरण कब पड़े हैं? तो याद रखना है 11 फरवरी 2020 को दोनों का नामकरण हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित हुई। याद रखना है WHO ने डिक्लेयर की थी। WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी कब? तारीख हम बता रहे हैं। तो WHO डिक्लेयर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। कंफ्यूज नहीं होना है किस चीज से लेकर? पैंडेमिक डिजीज से लेकर। इस समय पैंडेमिक डिजीज घोषित नहीं हुई थी, पैंडेमिक बाद में हुआ था। यह तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की बात हो रही है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जिस दिन भारत में पहला केस आया था उसी दिन इसे घोषित कर दिया गया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। याद होगा तारीख कौन सी होने वाली है, वह बता चुका हूं अभी, 30 जनवरी सन 2020। जिस दिन इंडिया में पहला केस आया था उसी दिन इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट हिस्ट्री, नेक्स्ट माइलस्टोन इसका देखिएगा। अगर हम बात करें आपका जो कोविड-19 है, कोरोना है, इसके अंदर इसे सबसे पहले पैंडेमिक या ग्लोबल इमरजेंसी कब घोषित किया गया? तो ध्यान से देखिए ना है WHO
याद रखना संस्थान यही है WHO। WHO डिक्लेयर ग्लोबल इमरजेंसी। ग्लोबल वर्ड का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, संसार वाइज, सब जगह ग्लोबल इमरजेंसी, या आप कह सकते हैं पैंडेमिक डिजीज। इसे पैंडेमिक कब घोषित किया गया? यह तारीख भी 11 तारीख की थी, तो याद रखना है WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इमरजेंसी या पैंडेमिक। तो याद रखना है यह डेट आपकी रहने वाली है 11 मार्च 2020। जिस दिन वायरस का नाम पड़ा उससे एक महीने बाद 11 फरवरी को वो पड़ा था, 11 मार्च को ये, तो 11 मार्च को WHO जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि यह वैश्विक महामारी है। कैसी? वैश्विक महामारी, यानी कि पैंडेमिक डिजीज। बहुत सारे कंट्रीज को अपना शिकार यह बना ली है, इसीलिए इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया था। चलिए अगर और हम बात करें इससे रिलेटेड, इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, इसके माइलस्टोन से रिलेटेड, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका जो यह WHO है, इसने वर्ल्ड बैंक ने और इंडिया ने कुछ पैसा इसकी सहायता के रूप में दिया था। इस पर सवाल आ सकता है कि बताओ WHO के द्वारा कोरोना की हेल्प में, कोरोना से लड़ने के लिए कितना अमाउंट दिया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना दिया गया और इंडिया के द्वारा दिया गया था, लेकिन किस संस्थान में, किस संगठन में दिया गया था? तो तीनों पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बाई WHO, क्लियर है? अमाउंट जो दिया गया था WHO के द्वारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो WHO गिव $675 मिलियन, $675 मिलियन दिए थे WHO ने। मिलियन डॉलर कितने? $675 मिलियन दिए WHO ने। किसके लिए? कोरोना से मदद के लिए, फॉर कोरोना हेल्प, कोरोना की मदद के लिए WHO ने कितनी राशि दी? आपका जवाब होगा $675 मिलियन। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आप पढ़ोगे, एजेंसी में आता है वर्ल्ड बैंक। गरीब देशों को कर्ज देने के लिए जो बैंक बना हुआ है वह वर्ल्ड बैंक होता है। इस पर एक सवाल और आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? यह वाशिंगटन DC में है। कहां है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, जो गरीब राष्ट्रों को पैसा देता है ब्याज पर, इसे वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इस वर्ल्ड बैंक ने कितना रुपए दिया? तो जवाब होगा 12 बिलियन, 12 बिलियन रुपए दिए थे इसने कोरोना की सहायता में। और आपका देश बोले तो इंडिया, इसने भी दिया था। कितने दिए? $10 मिलियन। इंडिया के द्वारा जो पैसा दिया गया था यह था $10 मिलियन, नॉट बिलियन, मिलियन। इंडिया के द्वारा दिया गया था $10 मिलियन। WHO के द्वारा कितना? $675 मिलियन। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना? 12 बिलियन। इंडिया के द्वारा कितना? $10 मिलियन। चलिए एक और बात करते हैं, इंडिया ने किसे दिया? तो याद रखना है बाई सार्क। इसने सार्क कंट्रीज को दिया था। सार्क। अब यह नया मुद्दा आ गया हमारे सामने कि सार्क क्या चीज है। तो इंडिया ने जो पैसा दिया वो सार्क को दिया था। सार्क की फुल फॉर्म देखिए, जैसे आने वाली कंट्रीज और इसके हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले सार्क का मतलब है साउथ एशियन, साउथ एशियन
एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, कोऑपरेशन बोले तो साक की फुल फॉर्म, साक की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। चलो यहां तक हमने देखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी के बारे में, सार्क के बारे में। सार्क में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, टोटल कितनी देश हैं जो सार्क के अंदर आती हैं, सार्क के सदस्य हैं? तो जवाब होगा 8 कंट्रीज। टोटल 8 कंट्रीज से मिलकर बना है तुम्हारा सार्क। चलिए 8 में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, तो फिर एक निमोनिक से याद करेंगे, ए बी बी, ए बी बी, आई एम, एन पी एस, ए बी बी, आई एम, एन पी एस, एन पी एस, एन पी एस, पेंशन के लिए काम में रहते हैं इस वर्ड को एनपीएस, तो इससे याद रखना है आपको, ए बी बी, आई एम, एनपीएस। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो इनका नामकरण भी बता देता हूं। ए बोले तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इसमें आता है। बी बोले तो बांग्लादेश, बांग्लादेश इसमें आता है। फिर बी बोले तो भूटान इसमें आता है। आई बोले तो हमारा इंडिया इसमें आता है। एम बोले तो मालदीप इसमें आता है। एन बोले तो नेपाल इसमें आता है। पी बोले तो पाकिस्तान, भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान यहां आता है। और एस बोले तो श्रीलंका। ये सारे की सारे 8 कंट्रीज ऐसी हैं, 8 देश ऐसे हैं जो किसका हिस्सा हैं, सार्क का हिस्सा हैं। इस सार्क में इंडिया ने कोरोना से बचाव के लिए इसकी सहायता राशि दी $10 बिलियन। क्लियर, $10 मिलियन। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां है, किसका, सार्क का, तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू, काठमांडू जो है वहां इसका क्या है, हेडक्वार्टर। और यह जो आपका सार्क है यह स्टार्ट हुआ था, तो बताना है स्टार्ट हुआ 8 दिसंबर 1985 को। और कहां स्टार्ट हुआ था, ढाका में। कहां हुआ था, ढाका। ढाका के अंदर आपका स्टार्ट हुआ सार्क, और 8 दिसंबर 1985 को यह स्टार्ट हुआ था। ये सारे के सारे पॉइंट सार्क से रिलेटेड थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए 1 क्विक रिव्यूज, क्या क्या हमने इसमें देखा है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने बात की WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर्ड की, जवाब होगा 30 जनवरी 2020। वही दिवस, वही दिन जिस दिन इंडिया के अंदर पहला केस आया था, उसी दिन इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। दूसरा, किसने इसे पैंडेमिक घोषित किया, आंसर इज WHO। कब किया, 11 मार्च 2020 को किया। तीसरा, किसने कितना रुपए दिया, तो WHO ने कितना रुपए दिया, $675 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया, $12 बिलियन। और कह सकता हूं वर्ल्ड बैंक क्या है, जो गरीब राष्ट्र को पैसा देता है। यह इसका हेडक्वार्टर कहां है, वाशिंगटन DC में। इंडिया ने कितने दिए, $10 मिलियन। किसे दिए, सार्क कंट्रीज को दिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, सामने अवेलेबल है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशंस। टोटल कितनी देश हैं इसमें, 8 कंट्रीज हैं।
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। स्टार्ट कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को। कहां से स्टार्ट हुआ? ढाका से। क्लियर है सारे के सारे पॉइंट? ये सब इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिएगा आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कर्फ्यू की बात करते हैं और उसका नाम है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू आप सभी लोग इसके साक्षी रहे होंगे। जनता कर्फ्यू जो था उसके किसके आह्वान पर स्टार्ट हुआ, किसके मोटिवेशन से स्टार्ट हुआ? तो याद रखना है बाय द मोटिवेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उद्भावना के ऊपर, उनके मोटिवेशन से जनता के द्वारा जनता के लिए लगाया गया कर्फ्यू जनता कर्फ्यू था। क्लियर है? बाय द मोटिवेशन ऑफ पीएम। तो हमारे जो पीएम थे नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा उनके मोटिवेशन से जनता कर्फ्यू स्टार्ट था। एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा था। अब तारीख याद रखना किस दिन जनता कर्फ्यू लगा, तो जवाब होगा 22 मार्च को। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया था। चलिए यहां तक देखा, कहां से कहां तक समय क्या था जनता कर्फ्यू का, तो यह भी याद रखना 7 AM सुबह प्रातः काल 7 बजे से लेकर रात्रि 9 PM तक सभी लोग अपने घर की दहलीज के अंदर रहेंगे। यह आह्वान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बोले तो कितना घंटे की जेल काटनी थी? 14 घंटे की जेल थी, 14 आवर्स। जनता कर्फ्यू कितने समय के लिए लगाया गया? 14 घंटे के लिए लगाया गया था। कितने बजे से कितने बजे तक? 7 AM से लेकर 9 PM तक। तारीख कौन सी थी? 22/3/2020 को जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था। चलिएगा फिर बात करते हैं लॉकडाउन की, जिसने पूरी 2020 को लपेट कर रख दिया। ध्यान दीजिएगा इसके अंदर फर्स्ट लॉकडाउन पहला लॉकडाउन कब स्टार्ट हुआ? तो फिर जवाब देंगे 24 तारीख से। जनता कर्फ्यू के 2 दिन बाद से 24 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था। कितने दिन का था? तो 3 सप्ताह का। बोले तो 21 दिन का पहला लॉकडाउन था। 21 दिन का फर्स्ट लॉकडाउन। कंटिन्यू लॉकडाउन रहे हैं, कोई गैप नहीं है। उसके बाद 4 लॉकडाउन रहे हैं टोटल। फर्स्ट लॉकडाउन आपके सामने मैंने बताया। उसके बाद सेकंड लॉकडाउन आया। सेकंड लॉकडाउन, और सेकंड लॉकडाउन की अवधि थी 19 दिन का लॉकडाउन था। फिर तीसरा लॉकडाउन आ गया। थर्ड लॉकडाउन की समय अवधि थी 14 दिन, यानी 2 सप्ताह का लॉकडाउन रहा। और फिर फोर्थ लॉकडाउन आ गया, बोले तो चौथा लॉकडाउन। और यह जो लॉकडाउन आया था यह भी 14 दिन का था। टोटल ये सारा समय लॉकडाउन में ही गुजरा। टोटल ड्यूरेशन पूछ सकते हैं कितना समय लॉकडाउन में गुजारा था इंडिया ने? 21 दिन, 19 दिन, 14 दिन और 14 दिन। आप कैलकुलेट करके बता देना। क्लियर है? अलग अलग मैंने बता दी है। पहली डेट, स्टार्टिंग डेट आपके सामने रख दी है। 24 मार्च से स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यू रहा। किसी भी दिन अनलॉकडाउन यहां नहीं था, कंटिन्यू लॉकडाउन यह रहा है। उसके बाद हर महीने का के लिए अनलॉक स्टार्ट किया। 1 महीने के लिए अनलॉक फर्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट 1 महीने के लिए अनलॉक सेकंड, यानी लगभग हर 1 महीने के लिए अनलॉक फेजेस चालू कर दी गई थी। ये टोटल लॉकडाउन की फेजेस हैं। चलिएगा यहां से 2 और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, और वे एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला वह कौन सा स्टेट था इंडिया का जिसने क्या किया? तो आपका जवाब होगा जिसने कर्फ्यू को अडॉप्ट किया, और वह स्टेट जिसने लॉकडाउन को अडॉप्ट किया। दोनों पे सवाल है। तो फर्स्ट
फर्स्ट स्टेट अडॉप्ट लॉकडाउन, पहला स्टेट जिसने लॉकडाउन को अडॉप्ट किया इंडिया में, तो फिर आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन को अडॉप्ट किया था। वही बात अगर आती है क्या कि फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट जिसने अडॉप्ट किया कर्फ्यू को, अडॉप्ट कर्फ्यू, तो फिर जवाब देंगे पंजाब। कर्फ्यू को अडॉप्ट करने वाला स्टेट कौन सा है? जवाब देंगे पंजाब। पंजाब ने कर्फ्यू को अडॉप्ट किया था। पंजाब ने कर्फ्यू को सबसे पहले अडॉप्ट किया। लॉकडाउन को किसने अडॉप्ट किया? राजस्थान ने। क्लियर है? और देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं आपका भारतीय एजेंसियां जिन्होंने दवाई का मुद्दा उठाया, दवाई बनाने की बात कही, बोले तो वैक्सीन की बात करें तो यह भी देखिएगा, इंडियन एजेंसी विच प्रिपेयरिंग, जो बना रही है, प्रिपेयरिंग वैक्सीन फॉर कोविड-19, वैक्सीन फॉर कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए भारत में कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं? 2 एजेंसियां काम कर रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली जो एजेंसी है उसका नाम है जाइडस कैडिला और दूसरा है भारत बायोटेक। 2 एजेंसीज हैं इंडिया में, जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक। ये दोनों एजेंसियां वैक्सीन बनाने का जिम्मा उठा के रखी हुई हैं। सेकंड ट्रायल हो चुका है और आने वाले कुछ समय में वैक्सीन भी अवेलेबल कराने के लिए कोशिश कर रही हैं। ये कोशिश कर रही हैं कि बहुत जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक। जाइडस कैडिला के द्वारा जो वैक्सीन बनेगी वह है जाइगो डी वैक्सीन ये बना रही है, और भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनेगी वह होगी कोवैक्सीन। तो जाइगो डी और कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन जो है वह इन दोनों एजेंसियों के द्वारा प्रिपेयर्ड की जा रही है। कोवैक्सीन और जाइगोव डी, एजेंसियों के नाम जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक। ये दोनों एजेंसियां ऐसी हैं जो इंडिया में कोशिश कर रही हैं वैक्सीन बनाने के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए देता हूं मैं, फर्स्ट कंट्री जिसने वैक्सीन बना दी, फर्स्ट कंट्री विच प्रिपेयर्ड द वैक्सीन, बना चुका है, प्रिपेयर्ड द वैक्सीन, जिसने वैक्सीन बना दी, एकमात्र ऐसा देश जिसने वैक्सीन बना दी है सबसे पहले, तो याद रखना है उसका नाम है रशिया। रशिया में सबसे पहले वैक्सीन बनी थी। हालांकि कुछ कमियां इसमें रही हैं जिन्हें यह दूर कर इसका सेकंड वर्जन निकालने की तैयारी में है, और सेकंड वर्जन आने वाला है इस वैक्सीन का बहुत जल्दी, नियरेस्ट समय में। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा और क्या बात इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, अगर सवाल इसी वैक्सीन को लेकर आता है तो मैंने कहा फर्स्ट कंट्री जिसने प्रिपेयर की है वैक्सीन तो रशिया, और इंडिया में जो काम कर रही है उसमें 2, जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक इस पर काम कर रहे हैं। इंडियन ही मूल के, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन बनाने का काम कौन कर रहा है, तो याद रखना है हु प्रिपेयर्ड वैक्सीन फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर ये सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी किसने ले रखी है कोविड की, तो भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं एस वाशन, याद रखना है एस वाशन।
इन्होंने, यह इंडियन व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के ही हैं। एसएस वासन ट्राइंग टू प्रिपेयर वैक्सीन फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी भी भारतीय मूल के व्यक्ति के पास में ही है और उनका नाम है एसएस वासन। इन्होंने जिम्मा उठा के रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन बनाने का, ऑस्ट्रेलिया के लिए। नाम है एसएस वासन। क्लियर है। इसके अलावा देखिएगा, पहला ऐसा देश जिसने कोरोना पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण पा लिया था, न्यूजीलैंड। फर्स्ट कंट्री थी ये, फर्स्ट कंट्री which control the कोविड, जिसने कोविड को कंट्रोल किया। आंसर होगा न्यूजीलैंड। हालांकि बाद में केस बढ़ गए हैं उसके भी, दोबारा आगे न्यूजीलैंड के, लेकिन सर्वप्रथम इसी ने इसे कंट्रोल किया था, न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने सर्वप्रथम इस पे कंट्रोल किया। किस पर? कोविड-19 पर। उसके अलावा एक ब्रेक द चेन, जो आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हो, इसमें बात आता है ब्रेक द चेन कंसेप्ट। ब्रेक द चेन कंसेप्ट किसने दिया? तो याद रखना, ये हमारे इंडिया का ही कंसेप्ट है, केरला से डेवलप हुआ है। केरला से डेवलप हुआ था ब्रेक द चेन कंसेप्ट कि सोशल डिस्टेंस की पालन करो, 2 गज की दूरी है जरूरी, आता है मास्क है जरूरी, और 1 गज, 2 गज नहीं, 1 गज की दूरी, 1 गज, तो 1 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये चीजें ब्रेक द चेन कंसेप्ट यानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो कंसेप्ट है वह केरला से ही शुरू हुआ है। ये सारे के सारे पॉइंट इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपसे बातें कर रहा हूं। क्या क्या पॉइंट है ध्यान से देखिएगा। यहां हमने डिस्कस किया वैक्सीन वाले पार्ट को लेकर, इंडिया में कौन सी एजेंसी है जो वैक्सीन बनाने का जिम्मा उठा के रखी हुई है? जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक। जाइडस कैडिला कौन सी वैक्सीन बनाएगा? उसका नाम होगा जाइगोव-डी। दूसरा है भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनेगी उसका नाम होगा कोवैक्सीन। फर्स्ट कंट्री जिसने वैक्सीन बनाई उसका नाम है रशिया। भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, नाम है उनका एसएस वासन। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन बनाने का जिम्मा उठा के रखा हुआ है। वही बात आती है कि सबसे पहले वह कौन सी कंट्री थी जिसने इस पर कंट्रोल पाया था? तो जवाब होगा न्यूजीलैंड ने। और ब्रेक द चेन कंसेप्ट किसने दिया? तो केरला ने। ये सारे के सारे पॉइंट है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं। डिजीज के बारे में हमने कोई बात अभी तक नहीं की है, केवल इसकी हिस्ट्री हमने बताई है। इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। बीमारी को हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने डिस्कस किया सार्स के रिलेटेड। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका नाम है। और जो सार्स आपका होता है इसके अंदर वायरल डिजीज है, एजेंट का नाम कोरोना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 7 दिन होता है। यह कोरोना की बात नहीं हो रही है, सार्स की बात हो रही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट के द्वारा, कांटेक्ट के द्वारा और सलाइवा के द्वारा देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट हमने बात की इसमें लक्षण किसके रिलेटेड आएंगे? तो इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड आते हैं, जैसे फ्लू लाइक लक्षण है, फीवर है, रनी नोज है, शोर थ्रोट है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस और ट्रीटमेंट स्पेसिफिक कोई वैक्सीन नहीं है। एंटीपायरेटिक और ऑक्सीजन थेरेपी काम में ले लेते हैं। फिर हमने बात की, नेक्स्ट हमने चला कि बताओ कोरोना के बारे में हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सबसे पहले सार्स कब आया? 2003 में। कहां आया? चाइना में। किससे? तो सिवट केट के द्वारा ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। दूसरा मर्स मैंने बात की,
मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में आया सऊदी अरेबिया में। यह कैमल से ह्यूमन में फैलने वाली डिजीज थी। फिर हमने बात की इसकी हिस्ट्री में, सबसे पहला हिस्ट्री कि पहला केस वर्ल्ड में कहां आया, यह सवाल आ चुका है एग्जाम में नॉरसेट 2020 में। तो बताना है वुहान सिटी, हुबई प्रोविंस और चाइना में। पहला केस इंडिया में कहा, तो बताना है त्रिशूर सिटी ऑफ केरला में। कब? 30 जनवरी 2020 को। और चाइना में कब? तो 17 नवंबर 2019 को, यानी 19 में आया चाइना में, एक साल बाद यानी 2020 में हमारे इंडिया में दस्तखत दिया था। हालांकि कुछ सब गैप कमी था, नवंबर में वहां आया था, जनवरी में यहां आ गया था। ऑफिशियल नेम किसने दिया था इसका, बीमारी का? तो WHO ने। नाम क्या दिया? कोविड-19। क्यों नाम दिया? CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज, और 19 क्योंकि 2019 में आई थी। कब दिया है? 11 फरवरी 2020 को। फिर हमने बात किया ऑफिशियल नेम ऑफ वायरस किसने दिया है, तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने दिया है। नाम क्या दिया है? SARS-CoV-2 वायरस। डेट क्या है? वही सेम डेट है 11 फरवरी 2020 को। फिर हमने बात की, नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे थे, और इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अलग है, ग्लोबल इमरजेंसी अलग है, पैंडेमिक अलग चीज है, याद रखना है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी 30 जनवरी 2020 को डिक्लेयर हुई। उसके अलावा ग्लोबल इमरजेंसी या पैंडेमिक 11 मार्च 2020 को। WHO ने कितना पैसा दिया? 675 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया? 12 बिलियन। इसने मिलियन, इसने बिलियन। इंडिया ने कितने दिए? $10 मिलियन। किसे? सार्स को। सार्स का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशंस। कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका हेडक्वार्टर कहां? काठमांडू में। स्टार्ट हुआ 8 दिसंबर 1985 को ढाका से। फिर हमने बात की आपका लॉकडाउन से रिलेटेड, जनता कर्फ्यू से रिलेटेड। जनता कर्फ्यू इंडिया के अंदर मोटिवेशन मिला पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्टार्ट किया गया था। एक दिन का था, 14 घंटे का समय था, 22 तारीख को मार्च के महीने में। पहला लॉकडाउन 24 तारीख, यह भी मार्च का महीना था, 21 दिन का। दूसरा लॉकडाउन कितने महीने का, कितने दिन का? 19 दिन का। तीसरा लॉकडाउन कितने दिन का? 14 दिन का। नेक्स्ट चौथा लॉकडाउन कितने दिन का? यह भी 14 दिन का था। पहला स्टेट जिसने लॉकडाउन को अडॉप्ट किया, राजस्थान ने। पहला स्टेट जिसने कर्फ्यू को अडॉप्ट किया, पंजाब ने। पहली कंट्री जिसने इसे कंट्रोल किया, न्यूजीलैंड। वैक्सीन की बात की, इंडिया की कौन सी एजेंसी बना रही है वैक्सीन? जाइडस कैडिला, भारत बायोटेक। जाइडस कैडिला के द्वारा कौन सी वैक्सीन बनेगी? जाइगोव-डी। और भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन। फर्स्ट कंट्री जिसने कंट्रोल वैक्सीन बना दी है, रसिया। SS वासन भारतीय मूल के ही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। पहली कंट्री जिसने इसे कंट्रोल कर लिया है, न्यूजीलैंड ने। ब्रेक द चेन कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ? केरला से स्टार्ट हुआ है। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ कोविड। आज की क्लास में इतना ही, समय हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम पढ़ेंगे इस कोविड के अंदर आने वाले एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट से रिलेटेड चीजें। बोले तो वायरस की स्ट्रक्चर, बोले तो वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, लक्षण, इसके आपके पर्टिकुलर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो, और जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स है उन सब के बारे में। हिस्ट्री का पोर्शन जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोरोना डिजीज के स्पेशल ट्रेट्स इन कम्युनिटी के साथ में। आज की क्लास में इतना ही।